So let's learn today about the verbs. Verbs को मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे. I am going to tell you about the verbs and I'll categorize the verbs also. कि verb का definition नहीं बताऊँगा. I am not going to tell you the definition of the verb. Verb का definition बाद में सीखेंगे. अभी मैं verb का एक table दिखाने वाला हूँ. So you focus here. Whenever we are going to talk about the verbs, तो verbs को हम दो भागों में बांटेंगे. एक को कहेंगे auxiliary या हेल्पिंग या तो anomalous finite verbs. You please make the notes. Anomalous finite verbs. Or this part is called lexical or ordinary verbs. Please write down. Lexical or ordinary verbs. इसका नाम एक ही है, ध्यान में रखना है. ऑक्सिलरी, हेल्पिंग, अनोमलस फाइनाइट वर्ब्स, ये सब एक ही है. इसको फिर दो भागों में बांटना पड़ता है. व्हाट इट इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्राइमरी auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs. So first let's learn what are the modal auxiliary verbs. तो verb जब भी हम देखेंगे, whenever we see and think about the verb, तो verb का जो मैं चार्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, किस तरीका से इंग्लिश का जो verbs है, verbs का मतलब क्रिया, किस तरीका से इसका टेबल जो है कैटेगराइज है, मैं दिखा रहा हूँ. सो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है? There are modal auxiliary 16 modal auxiliaries है और primary auxiliary is 8. 16 plus 8 it is total 24. So how many auxiliary verbs are there? तो आपको बोलना है 24 auxiliary verbs are there. How many helping verbs are there? 24. How many anomalous finite verbs are there? 24. 24 में से 16 मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज 8. सो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या है? जस्ट लाइक डू, does. Helping auxiliary verbs you cannot say. That's why I have given the oblique here. Either you can say auxiliary verbs or helping verbs only. इसका काम ही है हेल्प करना. मैं समझा दूंगा इसके फंक्शन के भी. सो डू, डज, डिड, देन सी हियर, मे, माइट, कैन, could, shall, should. I'll give. Will, would, must, need, used to, ought to, and dear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So these are the 16 auxiliary verbs it is called. What are these? Do, does, did, may, might, can, could, shall, should, will, would, must, need, used to, ought to, and dear. These are 16 auxiliary verbs. Please write down. All of you, please write down. And primary auxiliary verbs: am, is, are, aim, is, are, was, were, have, has, and had. These are called primary auxiliary verbs. ध्यान में रखना है, एम, इज, आर, वाज, वर को बी वर्ब्स भी कहा जाता है. उसके कॉन्सेप्ट में बाद में क्लियर कर दूंगा बी वर्ब्स के बारे में. ओके, एम, इज, आर, वाज, वर को बी वर्ब्स भी कहा जाता है. तो हम बी वर्ब्स को एक अलग सा क्लास में समझेंगे इन डिटेल. विल अंडरस्टैंड अबाउट द बी वर्ब्स.
तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि 16 ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अभी तो इसके चार्ट को हम देख रहे हैं कि कौन सा कितना क्या है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब्स, ये भी 2 है। अब ये 2 क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिमूव दिस, ओके, यू प्लीज राइट डाउन फर्स्ट दिस वन, राइट डाउन। वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, इसके बाद में हमेशा वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म होता है। ये बात हमेशा ज़िंदगी में याद करके रखना है। ये जितने सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जब भी इंग्लिश में बोलेंगे लिखेंगे तो इसके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। एग्जाम्पल्स देखो आप, डू यू स्पीक इंग्लिश, देखो डू यू स्पीक, हमने डू यू स्पोक नहीं बोल सकते हैं, डू यू स्पोकन नहीं बोल सकते हैं, डू यू स्पीक ही बोलना पड़ेगा। डज ही स्पीक, डज ही गो, डिड ही गो, यू कैनॉट से डिड ही वेंट। सो दिस वे सबके साथ में आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो, आई कैन डू, कुड ही डू, कुड ही कम, कुड ही गो, शुड वी डांस, शुड वी स्पीक, शुड वी डू दिस वर्क, हमेशा फर्स्ट फॉर्म देना है। क्लियर? दिस वन लेट्स राइट डाउन। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर हो गया नहीं? व्हाट्स योर नेम प्लीज? पवन। या पवन। तो जितनी सारी ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज, उसके बाद में हमेशा क्या फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। देखो ही मस्ट गो, ही मस्ट डू, ही मस्ट स्पीक, कभी भी सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करना है, कुड के साथ भी नहीं करना है। कुड यू सिट हियर, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, कुड यू हेल्प मी, देखिए हमेशा कुड, वुड के बाद में भी नहीं, कुड के माइट के बाद में भी नहीं। इंडिया माइट विन द मैच, देखो इंडिया माइट ऑन द मैच कभी नहीं होगा। ये पूरे दिमाग में बैठा के रख लेना है, कसम खा लेना है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी हमसे हमारा मुंह से जैसे निकला उसके बाद में मुझे फर्स्ट फॉर्म बोलना ही बोलना है, चाहे वो स्ट्रक्चर पैसिव में जाए चाहे क्विज में भी जाए, बस फर्स्ट फॉर्म आएगा। सिर्फ अगर ये पैसिव में जब जाएगा ये स्ट्रक्चर, तो ध्यान देना है ये डू डज डिड को छोड़ के ये पैसिव में जाता है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव में हो गया। समथिंग कैन बी डन, देखो आप कैन, समथिंग कैन बी डन, बी आ गया ना, समथिंग कैन बी डन, समथिंग मस्ट बी डन, है ना कि नहीं? एंड देन द वर्क शुड बी डन, द वर्क शुड बी डन, बी आ रहा है तो बी के बाद में जब थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में। मैंने ये शॉर्टकट में आपको बता दिया, स्ट्रक्चर मैंने दे दिया, लेकिन हमारा क्या फोकस है V1, तो ये बी भी तो V1 ही है ना। द वर्ड बी इज ऑल्सो द वर्ब एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो बी जो है, तो बी का आपको पता है कि नहीं, बी इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या है, was and were, third form been, see here be, was, were and been, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, so that's why I have written here, got it? Dikshita, is it clear? So you have to remember all these words, ये सीखना पड़ेगा आपको। मैं बाद में एक एक वर्ड का डिफिनेशन और यूज सिखाऊंगा, इस क्लास में अगर आता हूँ अगर मैं क्लास लूँगा तो मे, माइट, कैन, कुड को प्रॉपर डिफिनेशंस कितनी है, कौन कौन सी सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं कुड को, उड को, माइट को, ऑल दीज मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी को हम एक्यूरेटली कौन सा सिचुएशन में हमें यूज़ करना है। क्योंकि जैसे वुड है, अब वुड का 14 यूजेस है, देयर आर 14 यूजेस ऑफ वुड। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, वुड बस वुड, यस प्लीज, वुड का 1, 2, 3 मीनिंग ही जानते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता है कि वुड का फर्स्ट मीनिंग जस्ट वुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ विल, इतना ही पता होता है। कुड इज यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, इतना ही पता होता है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। वुड, कुड का बहुत सारे यूजेस है, वो सारे हम सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। अभी तो मैं बस आपका वर्ब का थोड़ा सा सिनेरियो दिखा रहा हूँ, उसका टेबल दिखा रहा हूँ कि इंग्लिश, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश वर्ब्स, तो वर्ब्स का जो नक्शा है, इसका मानचित्र है, वो कैसा है वो आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तब हम टारगेट करेंगे कि हमें क्या क्या सीखना है। सो अब यहाँ पे देखना है ये वाला जो पार्ट है एम, इज, आर, इसके बाद में अगर स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा, V4 आएगा, हमेशा V4। V4 मीन्स व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज गो, सेकेंड फॉर्म इज वेंट, थर्ड फॉर्म इज गन, फोर्थ फॉर्म इज हेलो गोइंग, फिफ्थ फॉर्म इज
goes. कोई भी वर्ब का यही 5 फॉर्म हो सकता है, ध्यान देना है. Only this. See, the first form of the verb go, the second form of the went, the third form of the gone, and the fourth form of the verb going, and the fifth form of the verb goes. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ? V4. V4 means the first form of the verb. इसका मतलब है B1 plus ing. तो ये वाला am, is, are और ये जो दो है, I'll tell you. As here is going, when you give the example of being, there is no being or also. Which one? Being. Yes, sir. You give the example of being. Yes, you can also. You can place be also. Being. Being मिलता है ना, लेकिन is की जगह में goes की जगह में instead of goes वहाँ पे is आ जाएगा. Got it? Anything else? Did you understand? Yes. मतलब बी का भी लिख सकते हैं. एनी वर्ब, एनी एक्शन वर्ब, कोई भी एक्शन वर्ब को हम ऐसा लिख सकते हैं. बी भी हो सकता है. कोई भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है. कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे. स्पीक भी लिख सकते हैं. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स एंड स्पीकिंग. तो बी का भी उस तरह से हम लिख सकते हैं. गॉट इट? और ये दोनों के बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान देना है? V4. तो भी जब भी एम, इज, आर, वाज, वर निकल जाए तो एक्टिव वॉइस में, मतलब एक्टिव सेंटेंसेस में हमें V4 लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, ही वॉज वेंट, ही वॉज केम, ही वॉज इटन, ये सब गलत हो जाएगा. ही वॉज एट. वो सोचते हैं कि वॉज सेकेंड फॉर्म है, तो वॉज सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद में भी यहाँ से भी मुझे सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. जैसे बहुत सारे ही वॉज वेंट बोल देते हैं. वाई? क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है, तो इधर भी सेकेंड फॉर्म होना चाहिए. ऐसा बात नहीं है. ओके, ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपने, ये तो सेंटेंस गलत ही हो गया, वो तो उनको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा. तो अभी ध्यान देना है कि एम, इज, आर, वाज, वर, व्हेन एवर these words are coming on your tongue, I mean you are going to use these words. जैसे ही यूज़ किया, इसके बाद में फिक्स कर लेना कि आपको आईएनजी फॉर्म में बोलना ही बोलना पड़ेगा. जैसे एम, इज, आर निकला, आईएनजी फॉर्म में जाना पड़ेगा. ये एक्टिव वॉइस में. पैसिव में उल्टा हो जाएगा. पैसिव में क्या हो जाएगा? सब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा. तो पैसिव वॉइस में हम नहीं जाएंगे अभी. एक्टिव वॉइस के लिए, एक्टिव सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस दो होता है ना, एक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में होता है. एक्टिव एंड पैसिव तो क्लियर है कि नहीं आप लोगों का? अगर क्लियर नहीं होगा तो हम सिखा देंगे फिर. ओके, विल मेक यू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे बस इतना ही समझना है. और ये इसके बाद में हमें क्या यूज़ करना है हमेशा? V3. कौन सा? हैव, हैज़, हैड. जैसे हैव, हैज़, हैड, इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज. जैसे ही निकल गया ही हैज़, तो ही हैज़ इटन. आई हैव गन, या ही हैड इटन द लंच. ये माइंड में हमेशा फिक्स अप कर लेना है, पूरे अपने स्टोर कर लेना है. इससे प्रोग्रामिंग करके रखना है हैव, हैज़, हैड को. गॉट इट? ध्यान में रखना है. ये क्लियर हुआ कौन? मतलब ये जैसे मुंह में निकला, स्पोकन और रिटन में थर्ड फॉर्म तो लिखना ही है, लिखना है. ओके. So we can say he went now. He went you can say. But if you are going to use he has went, you cannot say. He has gone. हम टेंस भी सीखेंगे, बाकी जितने सारे ग्रामर है वो सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप वी लर्न. बट हियर जस्ट आई एम शोइंग यू हियर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द वर्ब्स. तो उसी में थोड़ा सा मैं ये टच कर दे रहा हूँ पॉइंट कि ये सब के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है, इसके बाद में हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज करना है. यहाँ तक क्लियर है? इज इट 100% क्लियर? यस प्लीज. Was were also the V4. V4. Was were. No, was were not. Being is the before. Oh, here, was here. Yes. Oh, you can use after am, is, are, was, were, both these. Before. Okay? फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो आप. इसको बॉक्स में डाल दिया. Always use before. That's it. And this part is B3. Yes. So now you pay your attention here. How many auxiliary verbs are there? 24 auxiliary verbs are there. Only 24 auxiliary verbs are there. See, anomalous finite verbs. Finite का मतलब होता है limited.
इन्फिनिट का मतलब होता है अनलिमिटेड, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइनिट वर्ब्स। फाइनिट वर्ब्स का मतलब है ये लिमिटेड है। कितना लिमिटेड है? 24 ही है। देयर आर ओनली 24 दीज वर्ब्स। अब इंग्लिश में ये 24 वर्ब्स को हमें सीखना ही पड़ेगा। एनी हाउ यू हैव टू लर्न 24 वर्ब्स। अगर ये 24 वर्ब्स आपको नहीं आती है तो मुश्किल है इंग्लिश में अच्छे से बोलना और लिखना। So you have to clear the concept 100% about the use of all these auxiliary verbs, क्योंकि ये auxiliary verbs में क्वेश्चन टेक का भी हम सीखते हैं, और जब हम स्पोकन सीखते हैं तो स्पोकन में क्वेश्चन आंसर जैसे करना होता है तो हम क्वेश्चन आंसर इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। रिप्लाई में भी देते हैं, जैसे कि इसको हैव यू हैड लंच? यस आई हैव होगा। हैव यू हैड लंच? तो उत्तर क्या होगा? यस आई हैव। यस आई हैड नहीं होगा, लेकिन मैंने हैव लगाकर पूछा ना यहाँ से, देखिए हैव यू हैड लंच? यस आई हैव। तो ये हमें अगर प्रॉपर यूज नहीं पता होगा तो इंग्लिश में अच्छा हम बोल भी नहीं पाएंगे, स्टैंडर्ड इंग्लिश बोल भी नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे। इफ यू डू नॉट नो द यूज ऑफ ऑल दिस 16 verbs, you won't be able to speak English correctly also and write also. That's why you have to learn 100%. A to Z, all the definitions and the situations of all these verbs, then you can have the real confidence within you to speak English on the stage in front of thousands of people, 10,000 people, in front of lakhs of people. And if you do not know the use of all these things correctly, it means you can lose your confidence. Why? Because the confidence comes from clarity. Confidence कहाँ से आता है? Clarity से आता है। When you have a clear concept about something, you have the confidence about something. जब आपको कोई भी चीज़ को लेकर क्लियर कंसेप्ट है तो उस टॉपिक से लेकर रिलेटेड टू दैट टॉपिक यू आर कॉन्फिडेंट। अगर उस टॉपिक को लेकर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डेफिनेटली यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट टॉपिक। अब जैसे मुझे आप अभी कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊंगा पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों को आती है, इसीलिए मैं यहाँ पूरे कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल। तो इसी तरह से आप कोई भी चीज़ बोलने जाएंगे, अगर उनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा, क्योंकि ब्रेन कब कॉन्फिडेंट फील करेगा? जब ब्रेन के पास उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी उसको बोलना है उसकी कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। बिकॉज योर ब्रेन डजंट लाइक द कन्फ्यूजन पसंद नहीं है, हमेशा वो क्लैरिटी चाहिए, उसको क्लियर होना चाहता है। किसी के साथ भी दोस्ती भी करने जाओ तो आपको ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो दोस्त से आपका थोड़ा कन्फ्यूजन हो। एक लड़का एक लड़की, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। अब वो लड़की हमेशा बॉयफ्रेंड के लेकर कन्फ्यूज रहती है। वो कभी बोलती है तुम फ्यूचर में मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे? अगर वो कहेगा चलो देखते हैं, पता नहीं, करूँगा नहीं करूँगा, तो वो लड़की जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी उसको लेकर, आगे जाकर ये मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा, तो कंफ्यूज होगी। और कंफ्यूजन के वजह से उसका जो ब्रेन है लड़की का वो पसंद नहीं करेगा उसको, वो जाकर उसको रिजेक्ट कर लेगी। तो जब भी समझ लेना, जब भी ब्रेकअप होता है, कभी भी किसी का कोई भी रिलेशनशिप हो या शादीशुदा लोग भी डाइवोर्स जब होता है, तो उन दोनों का जो ब्रेन है एक दूसरे के प्रति क्लैरिटी में कमी आ जाती है, उनके अंदर कुछ डाउट्स एंड कन्फ्यूजन जैसे ही आ जाती है तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हटने लग जाते हैं। सिमिलरली आपको इंग्लिश में भाषण देना है, इंग्लिश में बोलना है फ्लुएंटली कहीं भी, और इंग्लिश से रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो पक्का है आप भी इस इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आप इससे दूर हटने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैं आपको समझा रहा हूँ ब्रेन का काम करने का तरीका क्या है। और ब्रेन जो है हमारा हमेशा, योर ब्रेन ऑलवेज सीज द बेनिफिट। कोई भी चीज़ में आप कुछ भी करने जाओगे तो ब्रेन हमारा कोई भी काम में पहला उसका फ़ायदा देखता है। द ब्रेन सीज ऑलवेज द बेनिफिट। आपको कोई आदमी आकर आपका नाम पूछ रहा है, आपका नाम क्या है, तो वो ब्रेन उसका जो है हमेशा उसके पीछे नाम जानना चाहता है, लेकिन क्यों जानना चाहता है? कुछ एक रीजन होता है। नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, द ब्रेन वांट्स टू नो द नेम और समथिंग मोर बिकॉज इट विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम इट। ब्रेन को कुछ ना कुछ फ़ायदा है वहाँ पर। तो ब्रेन बिना फ़ायदा का कुछ काम नहीं करता है। यहाँ तक जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं, सम पीपल हु कमिट सुसाइड, their brains also get benefit by कमिटिंग सुसाइड। उनके ब्रेन को भी कुछ फ़ायदा दिखती है,
उनको लगता है कि सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड इज जस्ट अ डिसीजन, एक इमोशनल डिसीजन है। तो जब सुसाइड करने के लिए सोचते हैं तो उनको क्या लगता है कि अब इस दुनिया से मुझे दर्द मिल रहा है, उनका ब्रेन को दर्द मिल रहा है, कंफ्यूज होकर रखे हैं, ये कोई भी आदमी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं या कोई लोग उसको विश्वास नहीं कर रहे हैं, सारे रास्ता उसका जीवन जीने का बंद हो गया, पूरा कंफ्यूज हो चुका है, उसको हर जगह पेन मिल रहा है। एंड योर माइंड डजंट वांट टू गेट द पेन because your mind works on the basis of two principles, either to get pain, either to get pleasure or to avoid pain. Your mind works on the basis of two principles, what? Either to get pleasure or to avoid pain. कोई भी आप लोग जो बैठे हैं, आप लोग कभी भी चाहते हैं क्या कि आपका माइंड दर्द पसंद करता है क्या? नो, हमेशा आपका माइंड को क्या चाहिए? प्लेजर चाहिए। आपका मन जो है हमेशा आनंद के पीछे भागता है। योर माइंड ऑलवेज गोज आफ्टर डिलाइट। तो इसी तरह से आप इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश भाषा से रिलेटेड आपका मन को अगर प्लेजर ना मिलेगा, दर्द मिलेगा, तो आप कोई भी स्टेज पर जाकर, कहीं पे भी जाकर फ्लुएंटली आप बोल नहीं पाएंगे। सो दिस वे अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट गॉट येट फ्लुएंसी एंड देयर ब्रेन इज कंफ्यूज अबाउट दिस लैंग्वेज बिकॉज दे हैव नॉट अ क्लियर कंसेप्ट अबाउट द ग्रामर एंड स्पीकिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन एंड मेनी मोर थिंग्स। दैट्स व्हाई देयर ब्रेन्स गेट confusion, and because of the confusion their brains get the pain, and brain doesn't like the pain, it likes what? The pleasure. So you have to learn in such a way that through this language your brain must get the pleasure. आपके ब्रेन को प्लेजर मिलना होना पड़ेगा। जब प्लेजर मिलेगा इस भाषा में, तभी इस भाषा के जरिए थ्रू दिस लैंग्वेज यू कैन गो ऑन द टॉप ऑफ द इन योर प्रोफेशन, ऑन द टॉप ऑफ एनीथिंग, वेर यू वांट टू गो यू कैन गो अहेड। बात समझ में आ रही है ना? तो प्लेजर, तो इसको प्लेजर बनाना है। इवन स्टडी को भी प्लेजर बनाना है। स्टडी से आपको प्लेजर मिलनी चाहिए। अगर ब्रेन को विश्वास हो गया कि स्टडी जो है उससे हमें दर्द मिलता है, पेन मिलता है, तो बस उसके अंदर में अगर कोई कन्फ्यूजन है स्टडी से रिलेटेड तो उसको दर्द मिलेगा। इसीलिए आप स्टडी को प्लेजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लर्न एनीथिंग 100% क्लियरली, योर माइंड विल गेट प्लेजर इन इट। कोई भी चीज़ में, मैंने बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का भी एग्जांपल दे दिया, ठीक उसी प्रकार से ये स्टडी की भी बात है। चाहे आप मैथ सीखिए, इंग्लिश सीखिए, कुछ भी सीखिए, तो क्लियर नहीं होगा तो वही दोस्ती, वही रिश्ता वैसे ही है। ज़िंदगी में हम कंफ्यूज रहेंगे तो हमारे मन को क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा, और उस चीज़ में हम माहिर नहीं बनेंगे, खिलाड़ी नहीं बनेंगे। वी कैन नॉट अचीव द मास्टरी ऑफ एनीथिंग वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो याद रखना है। पहली चीज़, डॉक्टर जोयस, ही वाज अ साइंटिस्ट, ही यूज्ड टू से दैट सक्सेस इज द state of mind, so start thinking of yourself as success. सफलता जो है एक मन का स्टेट है, तो अपने आप को असफल व्यक्ति कभी सोचना भी नहीं है। हमेशा ऐसे ही सोचना है कि मैं सफल ही हूँ, मैं सफल ही हूँ। अंदर में आपको सफल ऑलरेडी हो चुका होना होगा पहले ही। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सफल होना है, इसका मतलब है उसके अंदर में वो विफल है, असफल है। A person who says that he wants to be successful, it means into his subconscious mind he is unsuccessful. उसके unconscious mind में या subconscious mind में वो सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए वो सफल होना चाहता है। But what I am telling you that if you can make your mind believe that, or can do the programming that you are already successful in your subconscious mind, आप ऑलरेडी हो सक्सेसफुल आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में। 3 मन हो ना, चेतन मन, अवचेतन मन, अति चेतन मन में। सो अवचेतन मन में आप ऑलरेडी आप एक हीरो हो, यानी कि सेल्फ इमेज जो है, तो भी आपका माइंड जो है उस तरीके से काम करेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड इज व्हाट? योर स्टेट ऑफ माइंड इज ऑलरेडी आई एम सक्सेसफुल। बाकी ब्रेन आपका जो है फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, सारे वो परिस्थितियों को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, उस तरीके से काम करेगा कि ज़िंदगी में आप कुछ करके आगे बढ़ पाओगे। आप लोगों तो अब ये बॉडी है, माइंड है, सो बॉडी माइंड आपके ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों बॉडी माइंड को चलाने के लिए आपको तो काम करना पड़ेगा, पैसा भी चाहिए, पैसा भी कमाना पड़ेगा, नौकरी, बिजनेस, व्हाट एवर यू डू, यस और नो। आपको बिना पैसा का तो ज़िंदगी चलने वाला नहीं है, बिकॉज द क्लॉथ्स यू आर वेयरिंग इज ऑल्सो द मनी, द फूड you are eating also, it is the money. Everything that you are going to school and paying the fees, it is the money. So आपका किताब, बुक्स, सब कुछ पैसा है, बिना पैसा का आपको चलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जाते हो, ऑक्सीजन भी लेना पड़ता है, तो भी पैसा आपको देना पड़ता है। तो आपका जीवन पैसा के बिना यहाँ पर थोड़े से भी चलने वाला बिल्कुल नहीं है।
योर लाइफ इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट मनी। तो काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए हमें अपना ब्रेन और माइंड और हमारे अंदर में जो रिसोर्सेस है, ऑल द रिसोर्सेज दैट वी हैव इनसाइड, उसकी हमारी जो प्रॉपर्टीज है माइंड एंड ब्रेन के, उसको भी समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे सारी चीज़ें करती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया। हालांकि ये इंग्लिश की क्लास है, कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है, फिर भी मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश लर्निंग आज के डेट में इन इंडिया, इफ़ यू गो एंड टाइप ऑन गूगल, यू विल फाइंड दैट हार्डली 9 to 10% people can speak English in India. English speaking people percentage you will get on Google 9 to 10% भारत में आपको मिलेंगे। बाकी लोग बोल नहीं पाते हैं, बट द लिटरेसी रेट यू विल गेट 77.77%। इतने क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं हार्डली 9 to 10%। उसमें से भी महिलाएं कम है, मेन का ज़्यादा है परसेंटेज में। तो इसलिए कोई व्यक्ति इंग्लिश में अच्छा बोल भी पाता है, लिख भी पाता है, तो भारत में उसको एक सक्सेसफुल इंसान समझा जाता है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज के जरिए बहुत कुछ कर सकता है। गॉट इट? तो चलिए यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट लेक्सिकल एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स। सो आई विल हैव टू इरेज इट। You see here, this one, this part now see. This part you see. अब लेक्सिकल एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स को देखते हैं। ये दिस इज कॉल्ड, इसके भी दो पार्ट है। राइट डाउन रेगुलर और वीक वर्ब्स, रेगुलर और वीक वर्ब्स, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड irregular और strong verbs, irregular or strong verbs. So regular verbs, what are these? See here, just like want, this is the first form, second form, wanted, third form, wanted, just like leave, then lived, then lived. One more I'll write down. Okay. Hope, hoped, and then hoped. Sir, ink is not in. So see, जब रेगुलर एंड वीक वर्ब जैसे ही बोलेंगे हम, इसके अंत में ईडी लग जाएगा, बस इतना ही आपको देखना है, ईडी। तो लेक्सिकल एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स कितना है अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे, तो मैंने बोला था ना इधर फाइनाइट वर्ब्स लगा के क्यों रखा था, क्योंकि ये लिमिटेड है, ओनली 24 है, लेकिन इसका हमें पता नहीं है एक्चुअली कि कितना है। इसको आप अनंत मान सकते हो। हाँ, ये बहुत है, एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं कितना है। जीवन भर सीखने आप सीखते रहोगे तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है। नो वन कैन लर्न ऑल दिस ऑर्डिनरी वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स, मैथ्स, जितने सारे मेडिकल, इंजीनियरिंग, जहाँ भी जाओगे इतने सारे वर्ड्स पड़े हुए वो वर्ब में। गॉट इट? आप सीख सकते हो डिक्शनरी से, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते हो, बट ये है बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिट इसको मान सकते हो। गॉट इट? तो ये हमें पता नहीं। तो उसमें भी दो प्रकार का है, देयर आर 2 टाइप्स। उसमें क्या है, एक रेगुलर एंड वीक वर्ब्स। अब रेगुलर और वीक वर्ब्स जो है ये बहुत आसान है। यू सी दिस वन, रेगुलर एंड वीक वर्ब्स। टू जस्ट फाइंड आउट द सेकेंड फॉर्म, यू हैव टू ऐड व्हाट, ईडी। इट्स सो इजी, ईडी, बिकॉज दिस इज सो रेगुलर, it is regular, you can see. That's why it's superb easy to understand and find out the second form of the verbs. But in case of irregular verbs, the things are different. You see, this is very important for you. Just like you see go, went, and gone. This is the first form, second form, and third form. And again you see here, I am writing here with reading because it's very important for you to understand. Just like speak, then spoke,
then spoken. Now say do, did, then done. See swim, swam, swam. Now you please tell me, swing का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? प्लीज टेल मी व्हाट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्विंग. स्विम का तो स्वाम स्वाम, बट व्हाट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्विंग? स्विंग का क्या होगा? द सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्विंग. ईडी नहीं, ईडी तो रेगुलर में आ जाएगा ना. जो ईडी वाला सब रेगुलर वर्ब्स है. इरेगुलर वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में फॉर्म्स देखो चेंज हो रहा है. मतलब ये कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है हमारा. डू अंडरस्टैंड? और ये वाला पार्ट भी लिमिटेड है. ये भी लिमिटेड वर्ब्स है. ये क्या है? ये वाला भी इधर देखना है. इरेगुलर का जो चार्ट है ये वाला लिमिटेड है. ये मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ से सीखना है. ये बहुत ज़्यादा नहीं है एंड यू हैव टू लर्न. ये जितने इरेगुलर वर्ब्स है सबको आपको सीखनी पड़ेगी. यू हैव टू लर्न. जैसे कि देखो गो, वेंट, गन, फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं. फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं. स्पीक, स्पोक, स्पोकन, डू, डिड, डन, स्विम, स्वाम, स्वम. चेंज हो रहे कि नहीं? अगर मैं बोलूँ कि लीड का क्या होता है? लीड, लीड सेकेंड फॉर्म देखो लेड, देन लेड. ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म चेंज हो जाते हैं. तो ये स्विंग का क्या होगा? हेलो दीक्षिता, यू प्लीज. स्विंग देखो बहुत सारे लोग करते क्या है यहाँ पे, ये देखा ना, स्विम एंड स्विंग देखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं? दोनों लग रहा है कि दोनों भाई है, एक ही जाति के है, ऐसा लग रहा है. तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइमिंग टाइप का एक ही जैसा लग रहा है तो फॉर्मूला लगा देते हैं कि वो शायद वैसे ही होगा. यहाँ ये जैसे स्विम है तो स्वाम स्वाम, तो ये भी स्विंग एंड स्वाम ए लगाकर ऐसे लिख देते हैं, ING दे देते हैं. ऐसा कुछ लिखने के लिए कोशिश, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क जस्ट लाइक दिस वे. इसका होगा स्विंग देन swung then swung. दिस हाँ आपका सही था, स्वांग हो सकता है लेकिन यू होगा, ये याद रखना है. ए लगाकर नहीं बोलना है. स्विंग स्वांग ऐसा नहीं होगा. मैंने यू लिखा है. ओके, स्विंग स्वांग स्वांग. इट इज़ नॉट लाइक द स्विम स्वाम, ऐसा यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे यू ही होगा. यहाँ जो ये जो स्विम का जो लास्ट में यहाँ में यू है, यहाँ पे नहीं है. तो बहुत सारे लोग दिखने में एक जैसा लग रहा है इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे भी ए लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कंफ्यूजिंग है. This is Limited. I'll tell you from where to learn. This one a lot of many plenty of, पता नहीं है मतलब plenty of कहना भी गलत है, बहुत ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड समझ लो इसको. ये वाला पार्ट को, रेगुलर वर्ब्स को, वर्ब्स को सीखते रहना पड़ेगा. लेकिन ये वाला आप इजीली कहाँ से सीखना है मैं आपको बता रहा हूँ. I'll tell you where to learn. और इसमें कौन कौन सा आ जाएगा देखना आप. हीट यहाँ पे हटा कर लिख रहा हूँ, एक ऐसा वाला सब आ जाएगा यहाँ पे. कट, कट एंड कट. तो ऐसे जितने हैं, हीट, हीट एंड हीट. और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कट, कटेड, कटेड भी बोल देते हैं. हीट, हीटेड, हीटेड भी लगा देते हैं. बिकॉज दीज वर्ब्स मेक पीपल कंफ्यूज करते हैं. तब हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और स्टेज पे आप जाके बोल रहे हो और आपने लीड का सेकेंड फॉर्म लीडेड बोल दिया, और ये अच्छा खासा आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो, एक ऑफिसर हो, गॉफ्ट ऑफिशियल हो आप, और स्टेज पे जाकर लीड की जगह में क्या बोल दिया आपने, लीडेड, या हीट को हीटेड बोल दिया. वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा खासा एक पोजीशन में हो, तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है. इट्स एन एम्बैरेसिंग, यस और नो. तो इसलिए ये वर्ब्स को भी आपको बहुत बढ़िया से सीखना पड़ेगा. अब कहाँ से सीखोगे आप, आपको बता रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क है. ये रहा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी. आप मोबाइल से यूज़ कर लेना. इसके बैक साइड में ये लिखा है, देखो यहाँ पे एक चार्ट लिखा है, इरेगुलर वर्ब्स. कैन यू सी इरेगुलर वर्ब्स? यहाँ पे लिखा है कि नहीं, इरेगुलर वर्ब्स. यस, ये वाला. तो अब कितना है, 1 पेज एंड देखो दिस एंड दिस,
इतना क्या ज़िंदगी में आप नहीं सीख पाओगे। बस ये एक पेज इधर है, 2 पेज है और यहाँ पे इतनी सारी है, लेकिन ये आपको इतने ही वर्ब्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये इतने ही नहीं सीखोगे और पूरी स्पीच तैयार किया और या कहीं इंग्लिश में बोलना है, सेकंड फॉर्म में भूल गए आप, थर्ड फॉर्म में क्या होगा, कंफ्यूज हो गया, कभी सीखा ही नहीं है। तो इसी की वजह से आपका योर होल कॉन्फिडेंस विल गो लो, पूरे लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसे भी हमें क्लियरली सीखना है, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट क्लैरिटी इज द प्रोड्यूसर ऑफ द कॉन्फिडेंट एनर्जी। कॉन्फिडेंट एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करता है? क्लैरिटी। तो इसे सीख लेना। आप कैसे सीखोगे? आप गो ऑन गूगल एंड टाइप दैट इरेगुलर वर्ब्स चार्ट। जैसे गूगल पे आपने टाइप किया तो मिल जाएगा वो चार्ट, और उसको आप क्या करो कि डाउनलोड कर लो और प्रिंटेड करके आप जिस स्टडी में रूम में पढ़ते हो आप वहाँ पे उसको चिपका दो वॉल पे। हर रोज़ 1 बार 2 बार देखो। आप वॉशरूम में भी चिपका सकते हो, आप वहाँ पे नहाते धोते भी आप देख सकते हो। तो आप फ्रिक्वेंटली उसको देखते रहो, क्योंकि एक दिन में ऐसा नहीं कि पढ़ के आप याद कर लोगे, बिकॉज पहले दिन पढ़ोगे 3 दिन के बाद फिर भूल जाओगे। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है, तो वो याद रखना है। ओके, सो उसको हमें क्या करना है कि प्रिंट आउट करके कहीं पे लगा देना है, नहीं तो डिक्शनरी लेकर भी आपको बार बार पढ़ना है। और यहाँ पे ध्यान देना है, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिवीजन टेक्निक्स, द साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक्स। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में पाया गया, कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि स्पेशली दिस रिसर्च वाज कंडक्टेड अबाउट द स्टडी, द एक्सेलेंस ऑफ द स्टडी, कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को सीखता है। तो उन लोगों ने रिवीजन टेक्निक्स बताया, उनमें से आपको मैंने बताता हूँ कि हाउ। पहली बात है कि ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रजिस्टर 3 प्रोसेसेस होती है। देयर आर 3 प्रोसेसेस इफ़ यू वांट टू put any information, if you want to retain any information, if you want to store any information into your brain, there are 3 processes. First is called registration. Registration, कोई भी चीज़ आप पहले दिन सीखेंगे तो वो ब्रेन क्या करता है? रजिस्टर करता है। The second is stored, retained, मतलब ब्रेन में उसको स्टोर किया जाता है। And the third process is recall, recalling, आपको जब चाहिए तब आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ा और रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आप अच्छा से स्टोर भी नहीं किया, आप किया नहीं है, बस पहली बार पढ़ा था, थोड़ा सा दिमाग लगाया था और बस हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप देखना एग्ज़ाम के पहले 1-2 महीना 3 महीना पूरा पढ़ते हैं वो लोग, और पढ़ के लिख के पास भी हो जाते हैं, और एग्ज़ाम के बाद आफ्टर 2 or 3 months यू गो एंड आस्क अगेन अबाउट द इंफॉर्मेशन व्हाट दे रॉट इनटू द एग्ज़ाम, दे हैव फॉरगॉटन, वो भूल चुके हैं, उनको याद नहीं है। 80 to 90% क्या एग्जाम में लिखकर पास किया, उन्होंने भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन माइंड में, उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड उन्होंने नहीं किया था। लेकिन आप देखिए ABCD क ख ग घ, कितने सारे लोग तो क ख ग भी भूल जाते हैं बाद में अगर यूज़ नहीं करते हैं तो। ABCD 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें सबको याद है। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीटेडली यूज़ किया है। तो जो भी चीज़ को हम बार बार यूज़ करते हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड दैट रिपीटेशन इज द मदर ऑफ एनी स्किल। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ एनी स्किल। अगर कोई भी स्किल को आप बिल्डअप करना चाहते हो तो उसको बार बार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, बार बार जितना ज़्यादा रिपीट करोगे आप, तो उसका वो स्किल का ये आप मदर बन जाओगे। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ एनी स्किल। कोई भी डांसर को देखो, सिंगर्स को देखो, एक्टर्स को देखो, टीचर्स को देखो, किसी को भी देखो, उसने बार बार पढ़ाया है, बार बार नाचा है, बार बार गाया है, बार बार प्रैक्टिस किया है, वो स्किल उसके अंदर में अद्भुत टाइप का डेवलप हो गया है। बात समझ में आ रही है? रिपीटेशन इज द मदर ऑफ एनी स्किल, तो याद रखना है। अब मैं जो बता रहा हूँ रिवीजन टेक्निक्स, व्हिच वाज discovered, it was found, it was surveyed, which was conducted, the study was conducted by a group of scientists in California University। उसमें पाया गया कि रिवीजन टेक्निक्स जो हमारा ब्रेन सीखता है, कैसे सीखने के ऊपर में बहुत कुछ चीज़ें है, बट मैं इसी चीज़ पे भी हाईलाइट कर रहा हूँ रिवीजन टेक्निक्स के ऊपर में। बाकी हम अचानक कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट टाइम के लर्निंग में ही हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन चला जाता है, वो हम कभी बाद में
करेंगे। ये सब मेरे अपनी बुक मैंने अवेकन योर जीनियस विद इन की किताब जो लिखा हूँ उसमें भी ये सब सारे चीज़ें मैंने लिख के रखा हूँ, वहीं से आपको बता रहा हूँ। रिविजन टेक्निक्स, व्हेन यू इफ़ यू आर स्टडिंग वेरेवर यू आर स्टडिंग इट डजंट मैटर, और इफ़ यू आर डूइंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन यू कैन अप्लाई दिस मेथड्स। सी व्हाटएवर यू लर्न, आप कुछ भी सीखते हो, क्लासरूम में सीखते हो, कहीं से भी सीखते हो, व्हाटएवर यू लर्न एट द फर्स्ट टाइम, तो सीखने के बाद विद इन 10 मिनट्स आपको फिर से एक रिव्यू करना चाहिए। द फर्स्ट रिवीजन विद इन 10 मिनट्स वॉट एवर यू हैव लर्न, क्विकली उसको देख लेना चाहिए। द सेकेंड रिवीजन विद इन 24 आवर्स, द सेकेंड रिवीजन यू मस्ट हैव विद इन 24 आवर्स। एक दिन के अंदर में द सेकेंड रिवीजन जो कुछ भी आपने लिखा सीखा कॉलेज से, बाहर से, यूनिवर्सिटी से या कोई भी इंस्टीट्यूट से, सेकेंड रिवीजन कितने, एक दिन के अंदर में होनी चाहिए। द थर्ड रिवीजन एक हफ्ता के अंदर में होनी चाहिए हो, द सेम कंटेंट विद इन अ वीक, द सेम, कभी भी पढ़ लो एक बार। और पहला बार पढ़ने में टाइम लगता है, रिवीजन में थोड़ी टाइम लगता है। रिवीजन में तो ऐसे करके पार होना पड़ता है, यस और नो, पहले बार ही वक्त लगता है ना कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए। द सेकेंड टाइम तो ऐसे ऐसे हम पार होते हैं। सो द थर्ड रिवीजन विद इन अ वीक, ध्यान रखना है, क्लियर। तो अब थर्ड रिवीजन आपको विद इन अ वीक बोला। द फोर्थ रिवीजन विद इन जस्ट अ मंथ, द फोर्थ रिवीजन विद इन अ मंथ में करना। अब टाइम देखो, ये 7 दिन का था, अब 1 महीना चला गया, विद इन अ मंथ। एंड द फिफ्थ रिवीजन विद इन जस्ट 2 months यू डू, विद इन 2 months just have the fifth revision, and the sixth revision within 3 months you do, or within 6 months you do. Then you will find that जिस चीज़ को लेकर साइंटिफिकली, द साइंटिफिक रिविजन टेक्निक्स को जैसे आपने फॉलो किया, चाहे वो स्टोरी था, मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूलाज था या कुछ भी था, नाउ दिस इंफॉर्मेशन has permanently been stored into your subconscious mind forever, throughout your life, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए वो आपका स्टोर हो गया। कभी भी जब मन तब उसको आप बोल सकते हो, याद कर सकते हो। अभी हम लोग जब ग्रामर सिखाते हैं, बोलता हूँ कुछ whatever we teach here, फटाफट, वो क्यों? क्योंकि हमारा रिपीट होते होते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो चुका है। सो दिस जो ये साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक्स आप जैसे ही फॉलो करोगे तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। और ध्यान से समझना जो बात बोलने वाला हूँ। सो साइंटिफिकली इफ़ यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दिस रिवीजन टेक्निक्स, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, वट एवर यू आर लर्निंग, फाइनली इट इज़ स्टोर्ड इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया। अब जो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया, सपोज आपका मैथ्स से रिलेटेड फॉर्मूला जो, या बायोलॉजी से रिलेटेड हो, या आपके इंग्लिश से रिलेटेड हो, नाउ वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सारा कुछ स्टोर हो गया है। एंड इट इज दिस इंफॉर्मेशन इज द बेसिस ऑफ द क्रिएटिविटी, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द क्रिएटिविटी। नाउ अब उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यू कैन थिंक समथिंग न्यू, यू कैन क्रिएट समथिंग न्यू। आप अपने बुक क्रिएट करने के लिए सोच सकते हो, नई फार्मूलाज डेवलप करने के लिए सोच सकते हो, नई तरीका के चीज़ों को इवॉल्व करने के लिए सोच सकते हो, नई तरीका से पढ़ाने के लिए सोच सकते हो, बिकॉज योर माइंड इज सो क्रिएटिव, बिकॉज वो उससे रिलेटेड क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कर दिया है, ब्रेन के पास वो रिसोर्स दे दिया है आपने, तो क्रिएटिविटी के लिए भी आपका वो फाउंडेशन क्रिएट हो गया। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू दैट कि सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी चीज़ को स्टोर करना अत्यंत आवश्यक है। इन स्पोकन इंग्लिश पीपल डू नॉट गेट द फ्लुएंसी, वाई? 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में चाहते हैं, बट उनको ये पता नहीं कि हर वो चीज़ जो सीख रहे हैं, वट एवर दे आर लर्निंग, दे हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग रिपीटेडली, और चीज़ों को स्टोर करना पड़ेगा। वंस यू हैव स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, अब उसको आप जैसा भी आप जहाँ भी बोलना चाहोगे, जो भी जितना भी डिस्टर्ब करे, आराम से वो इंग्लिश आप बोल पाओगे। और आपको भी पता नहीं है कि वो इंग्लिश कैसे आ रहा है। अब कभी कभी रिक्शा ठेला वाला से भी आपको इंग्लिश निकल जाएगी, तब बोलोगे अरे यार मैं इसके साथ इंग्लिश बोल रहा हूँ। जैसे आप हिंदी में आसामीज में बात करते हैं, वो पूरे फ्लुएंट है आप, और आपको प्लेजर मिलता है इसमें, तो उस तरह से आपको इंग्लिश में भी प्लेजर मिलेगा। प्लेजर नहीं मिल रहा है तो गलती आपकी नहीं है, गलती क्या हमारे साइंटिफिक रीज़न को समझना है। गलती कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ पे समस्या क्या है उसको देखना है।
हमने अभी तक ब्रेन को जो चाहिए सही तरीक़ा से दिया ही नहीं है, तो ब्रेन कैसे रोल प्ले करेगा? आर यू गेटिंग मी? तो हमें ब्रेन को अच्छे तरीक़ा से वो सारे उसकी जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारे हमें अंदर डालना है. ऑल द थिंग्स वी हैव टू टीच आवर ब्रेन, वी हैव टू स्टोर एवरीथिंग. देन you will be at the unconscious, subconscious autopilot. Then you can speak English so fast even. तो इसलिए हमें ट्रेन करना पड़ता है, वक्त लगता है, 6 महीना 1 साल जो भी लग जाए, लेकिन सीख के ही छोड़ना चाहिए. हमारे इंस्टीट्यूट को भी आप छोड़ दिया कोई बात नहीं, यू हैव लेफ्ट आवर इंस्टीट्यूशन, बट वेर एवर यू आर यू मसंट स्टॉप देयर, यू मस्ट लर्निंग, यू मस्ट गोइंग कीप गोइंग अहेड. तो ये ध्यान में रखना है. मतलब एक बार सोचा कि मैंने ये सीखना है तो सीखना ही है, ये छोड़ दिया आपने, ये नहीं सीखा तो दूसरे काम को भी आप अच्छे तरह से नहीं कर पाओगे. वाई? बिकॉज यू हैव टॉट योर ब्रेन what? To learn something, start something and leave it on half of the way. So whenever you are going to start something new again you will do half on the half of the way. Your brain will get the inspiration to quit. Why inspiration? Because that's what you have taught your brain. ऐसे ही अपने ब्रेन को सिखा दिया आपने. समझ बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ करने से पहले, तो ये चीज़ आप लोग समझ लेना. नहीं तो लोग क्या होते हैं, करना तो सब चाहते हैं लेकिन जब करते हैं तो बोरिंग पार्ट आ जाता है लाइफ में. कभी करने को मन नहीं करता है, वो प्लेजर नहीं मिलता है, वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, क्लैरिटी नहीं है ब्रेन के सीखने से भी और जो सीख रहे हैं वो भी. तो ये सब चीज़ें आपको सब कुछ फॉलो करना है, तो जो कुछ भी आप लोग सीखेंगे. तो यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? नहीं है? आपको होमवर्क क्या हो गया? एक तो ये हो गया, राइट? क्वेश्चन? यस. This one do did done. It also came on this model. Yes, yes. And you are and I wrote also here, right? I wrote here also. Yes. Now I'm going to teach that one. Okay. See, do, did, okay, and do, does, did. ये जो verbs है और भी कुछ है, जैसे कि will भी है. कुछ verbs है जो कि main verbs भी है, base verbs भी है और वो auxiliary verbs भी है. अब वो मैं समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ना, इसीलिए उसको क्लियर करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी? गुड. सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस अगेन. पहले ये समझ लो आप, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो हैव है, हैव, द वर्ड हैव, ये कितने हैं? ग्रामर का पॉइंट ऑफ बाय द पॉइंट ऑफ ग्रामर, इफ यू सी इट, ये जो हैव है जनरली लोगों का क्या लगता है, हैव मेरे पास है, आई हैव अ बुक, यही एक है, ऐसे ही लगता है. बट ये हैव भी 2 है. हैव कितना है? 2 है. क्योंकि हैव भी तो मैंने लिखा था ना, अगर मैं इधर हैव भी लिख सकता था लेकिन मैंने सारी चीज़ें नहीं लिखा. हैव, हैड, हैड भी लिख सकता था. तो ये समझ गया तो आपने वो भी समझ गया. तो ये बात को समझना है. हैव एक को कहा जाता है, याद समझ लेना है, बेस वर्ब. ये बेस वर्ब को ही हम कहते हैं मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं. नाम अलग अलग चेंज कर रहा हूँ नहीं ताकि लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होगा. ये बेस वर्ब पे होता है. तो बेस वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म लिखा, सेकेंड फॉर्म में क्या लिखा हमने? हैड, एंड थर्ड फॉर्म में हैड. अब इसको मैं यहीं पे लिखूंगा, do, did, and done here. Do, did, done, have, had. ये क्या है? बेस वर्ब है. जब भी हम बेस वर्ब की बात करें तो उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, याद रखना है. गॉट इट? अब हम जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करेंगे, ये वाला पार्ट का ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करेंगे, तो इसका कोई 2 फॉर्म्स 3 फॉर्म्स नहीं होता है, एक ही फॉर्म होता है. हमने जैसे ही बोला डू तो ये अलग से एक डू है, डज तो ये अलग से एक है, ये हमने डिड बोला तो ये अलग से है. या इसमें मैंने क्या लिख सकता हूँ? हैव भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हैव भी 2 है. जैसे आप डिक्शनरी खोलोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये जो हैव है एक क्या है? मॉडल वर्ब्स. एक क्या मिलेगा आपको? ऑक्सिलरी वर्ब्स. और कोमा आपको मिलेगा हैव
मेन वर्ब्स या बेस वर्ब्स या सिर्फ वर्ब ही लिखेगा। मैं बेस वर्ब लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, ब्रैकेट में लिखा बेस वर्ब्स। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। हैव क्या है? दो है, एक ऑक्सिलरी वर्ब में काम करता है और एक बेस वर्ब में काम करता है। अब दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है लगभग, वो भी हमें समझना है। अब ये जो हैव एज अ बेस वर्ब जो हैव है, इसके बहुत सारे मीनिंग है, मोर देन 20 मीनिंग्स है, लगभग मिलता जुलता है, उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन एज एन ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ एक ही मीनिंग है। एज एन ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? एक ही मीनिंग है। और ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज व्हाट? इसका काम क्या है? हेल्पिंग अनदर वर्ब। जैसे कि देखो आप, आई हैव टेकन मैंने लिखा आई हैव टेकन लंच। ये टेकन क्या है? ये बेस वर्ब है। टेक, ध्यान से समझना है, ये टेक जो है ये बेस वर्ब है। हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम क्या है? हेल्पिंग अनदर वर्ब। तो एक्चुअल में ये क्या था? टेक था। ये क्या था? हेलो, टेक था। लेकिन मैंने लिखा था ना, हैव, हैज, हैड के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखना है। टेंस बाद में सीखेंगे हम, लिखा था ना कॉपी में, लिखाया था कि नहीं? हैव, हैज, हैड के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म लिखना है। सो हियर यू सी हैव आ गया ना, तो इसे हमें क्या थर्ड फॉर्म तो लिखना ही पड़ेगा अभी। गॉट इट? और ये हैव टेक को टेकन करने में हेल्प कर रहा है। क्या क्या हेल्प कर रहा है? हेलो, हैव इज मेकिंग टेक टेकन, क्योंकि हैव हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग अनदर वर्ब। अनदर वर्ब इज टेक, और इसको क्या कर रहा है? ये टेकन बना रहा है। गॉट इट? अब ये टेकन बनाती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हैव। अब मैंने क्या किया यहाँ पे आपको समझने के लिए, देखो आप, हैव का मीनिंग जैसे मैंने कहा ना कि बहुत होता है। कौन सा? एज अ बेस वर्ब। एज अ बेस वर्ब इसका मीनिंग जो है बहुत होता है। उसमें से एक मैं लिख रहा हूँ हैव का मीनिंग, जैसे कि टू ईट, ड्रिंक एंड स्मोक। ध्यान देना है, टू ईट, ड्रिंक एंड स्मोक, ये 3 मीनिंग होता है। आप जो भी कुछ खा रहे हैं तो भी आप हैव यूज़ कर सकते हो। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग अ चॉकलेट, आई एम हैविंग अ चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। और ईटिंग के जगह में कुछ भी, और यहाँ पे ड्रिंक के जगह में भी आप क्या यूज़ कर सकते हो? हैव। सपोज एक कप चाय पी रहा हूँ तो आप बोल सकते हो आई एम ड्रिंकिंग अ कप ऑफ टी, और ड्रिंक को हटाकर आप क्या बोल सकते हो? आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी। अब यहाँ में खाने के जगह में हमने क्या लिखा है? टेकन। तो टेकन यूज़ किस में होता है? ये अमेरिकन इंग्लिश में टेक यूज़ होता है। खाने को भी हम कहते हैं टेक भी, हम टेकन का भी सीखेंगे। और हैव भी होता है, तो मैं यहाँ का हैव का थर्ड फॉर्म भी लिख सकता हूँ। थर्ड फॉर्म लिख सकता हूँ कि नहीं हैव का? क्योंकि खाना ही होता है ना। या तो आई हैव टेकन लंच, या तो आई हैव ईटन लंच, या तो आई हैव हैड लंच। आई हैव हैड लंच, क्यों? हैव भी तो ईट ही है ना। तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड, हैव हैड हैड। सो आई हैव हैड लंच। तो ये देखो, ये हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। इस हैव को हम बदल नहीं सकता है, ये एक ही रहेगा। लेकिन ये एक अलग सा हमने हैव का थर्ड फॉर्म लिखा। देखो, हैव, हैड, इसको हटा देता हूँ, हैव, हैड एंड हैड। ये कौन सा वर्ब है? अभी ये बेस वर्ब में लिखा हूँ। बेस वर्ब मतलब जो लेक्सिकल वर्ब्स जो हमने कहा, जैसे गो, वेंट, गन, इस तरीक़ा से। हमारे कन्फ्यूजन कहाँ से है कि डू तो इधर भी है, हैव भी इधर है, आपने उधर भी लिख दिया सर। तो मैं वो और भी क्लियर करूँगा, लेकिन इसको आप समझ लो कि दो होता है, मतलब कुछ कुछ वर्ब्स दो होता है। वो ऑक्सिलरी भी है और क्या है? मेन वर्ब भी, बेस वर्ब भी है। जैसे कि एक ऑफिस में एक ही आदमी वो कैशियर भी है और सेक्रेटरी भी है। हो सकता है कि नहीं? आदमी एक ही है, जैसे वर्ब एक ही है भी है,
लेकिन वो ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से भी काम कर रहा है और वही वर्ब एज अ बेस वर्ब के हिसाब से भी काम कर रहा है। सिमिलरली ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं। कौन आर यू गेटिंग लेट? देखो ओके, जस्ट आई शो द टाइम, सिंग नहीं बोलना है, जस्ट आई शो द टाइम। ओके, अभी देखो यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा, पूरे के पूरे ऑक्सिलरी वर्ब्स लिख रहा हूँ। क्या है बताइए आप लोग, पूरे के पूरे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर। फिर से एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, यूज्ड टू, ought to and dare। ये है 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आप, एम, इज, आर, वाज, वर, फिर से लिख रहा हूँ, डू, डज। अब एक साथ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, देन हैव, हैज, कीप स्पीकिंग। आप बोलो, आपकी प्रैक्टिस होगी। हैव, हैज, हैड, देन may, might, then good, can, could, will, okay, shall, should. Let me write down, shall, should, then will, would, then must, need, used to, ought to, और लास्ट में क्या है? dare। नाउ विथ रेड इंक मैं यहाँ पे अब अंडरलाइन करने वाला हूँ कि कौन कौन सा वर्ब्स वो ऑक्सिलरी वर्ब भी काम करता है और एज अ मेन वर्ब भी काम करता है, बेस वर्ब भी काम करता है। उसमें से अब कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करना है। एक तो डू है, याद रखना है, हैव है, कैन, विल, नीड और डेयर। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6। और ये सब भी करता है, बाकी ये सब भी करता है, ये सब करता है, ये तो सारे के सारे करता है। ऊपर वाला जो है ना, एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इसको हमने कहा था ना, ये वाला पार्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी जितने सारे ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी ये दोनों में काम करता है, दोनों में। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी एम लगाकर हमने एक बनाया। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, यू सी हियर। वर्ब तो अकेला है ना यहाँ पे, और इस सेंटेंस का मेन वर्ब तो यही है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? एम है। अब ध्यान से देखना है, अगर मैं लिखूं आई एम लर्निंग इंग्लिश, वर्ब कितना हो गया यहाँ पे सेंटेंस में? हेलो। एक तो ये हो गया और ये एक हो गया, देयर आर 2 वर्ब्स। अब ये एम क्या कर रहा है? ये लर्न था ना, एक्चुअल में तो ये लर्न है। एम इज हेल्पिंग लर्न टू बिकम आईएनजी, गुड। तो ये क्या हो जाएगा अभी? लर्निंग। दिस इज हेल्पिंग, इसीलिए इसका नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब ही हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम है हेल्प करना दूसरे वर्ब को। द वर्क ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब इज टू हेल्प अनदर वर्ब, दैट्स इट। ये हेल्प करके आईएनजी कर दिया, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब है। बात समझ में आई? दिस वन लर्न, मेन वर्ब। मेन वर्ब यही है।
अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ तक मैंने इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये हमेशा, ये टोटल कितना है 24 है, बट ये दिस 20 आउट ऑफ दिस 24 ये जो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वाला वर्ब ये मेन वर्ब भी काम करता है, और इसमें सारा मेन वर्ब काम नहीं करता है, इसमें कैन, विल, नीड, डेयर। अब तो मैं इसको इधर में भी लिख सकता हूँ, इरेगुलर वर्ब्स में भी लिख सकता हूँ इनको, देखो इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, इसको, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा, सर आपने तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये सारा लिखा था वर्ब्स, आपने इरेगुलर वर्ब्स में भी कैसे लिख दिया? तो इसलिए मैंने अभी क्लियर किया कि ये जो है, जो अंडरलाइन रेड मार्क में किया हूँ, ये ऑक्सिलरी वर्ब में भी काम करता है और इरेगुलर वर्ब्स में भी काम करता है। एज एन ऑक्सिलरी में काम है इसका हेल्प करना दूसरे वर्ब को, और एज एन इरेगुलर इसका मीनिंग जो है थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। कैसे? अब आप बोलोगे डू एंड डज का, आप मुझे बताओ डू एंड डज का मीनिंग यहाँ पे बताओ क्या है। अगर मैं बोलूँगा डज he go to school, you please tell me here, does he go to school? What's the meaning of does here? Is there any meaning? Is there any meaning? does का कुछ मीनिंग है क्या? कुछ बताइए, जैसे कि मैंगो का आम होता है, ऐसा डज का कुछ मीनिंग है? नहीं है। बस ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे ध्यान देना कि he goes to school, he goes to school। इसको क्वेश्चन करने के लिए हमें डज का हेल्प लेना पड़ा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। विद द हेल्प ऑफ डज वी हैव मेड अ क्वेश्चन हियर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? कौन नहीं समझ में आया? डज का मीनिंग आप कुछ है क्या? यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे मीनिंग है, देखना यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। नहीं, मेन वर्ब बेस वर्ब एक ही है, बेस वर्ब तो उसके मेन वर्ब हिसाब से यूज करके बोल रहे हैं। लर्निंग तो बेस वर्ब नहीं होगा? हो सकता है, क्यों नहीं? लर्न लर्न लर्न, लर्न लर्न लर्न, यस। आईएनजी वो हो जाएगा तो? नहीं नहीं, बेस वर्ब का मतलब जो है जिसका 3 फॉर्म्स होता है वही बेस वर्ब हो गया। बात में समझ में आ रही है? डज का मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखो ही डज हिज वर्क, ये सेंटेंस देखो आप। अब तो दिखने में ये डज और ये डज एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन आपको पता है ही डज हिज वर्क, ये डज का मतलब करता समझा रहा है, वह उसका काम करता है। यस और नो? ऐसा डज का मतलब करना कुछ बता रहा है, लेकिन यहाँ पे डज का मतलब कुछ नहीं बता रहा है। अब इसको अगर हम क्वेश्चन करें तो क्या होगा, देखिए आप, डज ही डू हिज वर्क, डज ही डू वर्क। अब ये डज, ये वाला थोड़ी है, ये हमने डज क्यों, ये अब ये डज और ये डू हो गया, यही डज क्या हो गया, डू हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट, क्योंकि डू डज के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। लिखा था कि नहीं यहाँ में, प्लस V1 डू डज के बाद में, तो ये हमने फर्स्ट फॉर्म लिखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें वर्ब्स से थोड़ा हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना है। फिर भी डज ही डू हिज वर्क, सो डज ही डू, ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या तो ऑक्सिलरी वर्ब है। ये डज हमने एक अलग जगह से लाया, आपको सोचना पड़ेगा क्यों लाना, क्योंकि हम ऑक्सिलरी वर्ब से उठा के लाया, इसको क्वेश्चन करना है। पवन अभी समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन करने के लिए हमने ये डज लाया। कहाँ से लाया? उसी ऑक्सिलरी वर्ब्स के डिपार्टमेंट से उठाकर लाया, क्योंकि हमें भी क्वेश्चन करना है। लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसको बेस वर्ब भी बोल सकते हैं, 3 फॉर्म है ना, डू, डिड, डन। सो उसी तो डू में, ये एक्चुअल में तो डू ही है ना, 3rd पर्सन सिंगुलर के वजह से क्या लग गया, ये 3rd पर्सन सिंगुलर है ना, उसके वजह से क्या लग गया, डज। यस, you understand? So that's why it is the main verb, but this is the helping verb. इसमें कंफ्यूज हो रहा है आप लोग, मुझे बताओ। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू सी,
कैन लगाकर एक सेंटेंस बोलो पवन, एक सेंटेंस बोलो कैन लगाकर, कैन Can you do this for me? ये ऐसे ही लगाकर, ही कैन, Do for me. ही कैन डू समथिंग फॉर यू, ये लिखा मैंने, ठीक है। ही कैन डू समथिंग फॉर यू। यहाँ पे भी ये कैन है, ये कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। ये डू क्या है, हेलो, मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पे दो है ना, इसको मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखा, ये भी कैन भी ऑक्सिलरी वर्ब में ही आ जाता है। अब इसको क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कैन यहाँ पे लाएंगे कि नहीं, तब क्या करेंगे, कैन ही डू समथिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क, नहीं फॉर यू क्वेश्चन है ना, कैन ही डू समथिंग फॉर यू, फॉर मी नहीं होगा, कैन ही डू समथिंग फॉर यू। किसी को बोल रहे हैं कैन ही डू समथिंग फॉर यू, या कैन ही डू समथिंग फॉर योर फादर। क्लियर है। अब देखो ये जो कैन है, इसी तरह से तो ये डज है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये है मॉडल वर्ब, या तो हम क्या बोलेंगे इसको, अगर मॉडल वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखा, या तो हम मॉडल वर्ब भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन के लिए कैन इधर लाया, तो डज एक्चुअली यहाँ पे है नहीं एक्स्ट्रा, हमें यहाँ डज लगाकर हमने क्वेश्चन किया। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये डज अलग है। Yes, sir. गॉट इट, ये डज अलग है, तो ये हमेशा याद रखना है, ये डज अलग है, इसको लिख लो आप लोग। अगर समझ में नहीं आया तो मैं और एग्जाम्पल दूंगा। एक्चुअली मैं जब सिखाऊंगा ना आपको पूरा लिख कर, जो वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स भी है, तो और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ आई विल राइट डाउन दोज वर्ड्स, आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स। So can we say does he did his? डज ही डिड, यू कैन नॉट से, So वो टेंस सीखना पड़ेगा आपको। it will be in past then. पास्ट देन डिड ही डू, पास्ट के लिए हम डिड लगाएंगे, डिड ही डू Yes, sir. हिज वर्क, इज इट क्लियर। तो हमने पास्ट के लिए, ये डज हमें प्रेजेंट डिसाइड कर रहा है, डिड हमारे लिए पास्ट डिसाइड कर रहा है, यस और नो। So like someone says, did you do that or do you did that? डिड यू डू दैट, And do you did that is wrong. डू यू डिड रॉन्ग, क्योंकि Did you do that is right. दैट्स राइट, डिड यू डू दैट, दिस वन इज राइट, ओके। Okay, can I erase? Can I erase this part? Can I erase, everyone? Yeah. Suppose here we are going to learn about the modal verbs. Okay, please tell me only the modal verbs. Only the modal verbs, 16 modal verbs. Who can tell me? हम सोच लो कि मैं मॉडल वर्ब्स अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सिखाने के लिए, और बाकी जो भी कन्फ्यूजन है वो अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सो ध्यान देना है, क्या है मॉडल वर्ब्स, कितना है, 16 है। क्या क्या है बोलो आप लोग, फिर से लिखूंगा मैं, बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा। बोलो आप क्या क्या है। यस, डू, डज, डीड, देन may, might, can, could, then shall, keep speaking, should, then will, then would, then must, need, then used to, then ought to. Please count and there, कितना है काउंट कर लो आप लोग, काउंट करो आप। 16 इज इट। अब इसमें देखो, Sir, how to mean? Sir, how to? ought to, आउट नहीं बोलना है, ought to। इसका मीनिंग अभी तो ये सिखाऊंगा एक एक करके, आज तो पूरा नहीं होगा, अब एक एक करके फिर से सिखाऊंगा। देखो पहले आप लोगों को फिर से ये डबल यहाँ पे, Sir means I haven't
saw the sentence of ought to the should. ought to का मीनिंग जो होता है शुड के जैसा होता है. ओके, व्हेन यू थिंक व्हाट इज appropriate and right for you to do, you can use ought to. या जब भी मोरालिटी नैतिकता की बात करेंगे, नेसेसिटी ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, तो ought to हम लगा सकते हैं. जैसे कि you ought to follow the traffic rules. इंस्ट्रक्शंस ऑब्लिगेशन में आ गया ना वो तो. यू ought टू लव योर कंट्री, मोरलिटी की बात है कि यू ought टू रिस्पेक्ट अदर्स. और रेस्पेक्ट मत बोलना, रिस्पेक्ट बोलना है. उच्चारण क्या है? रिस्पेक्ट. यू ought टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. तो पवन अभी देखो फिर से 1 2 3 4 5 ये जो 5 वर्ब्स है ये कैसे कैसे यूज होता है. अब आज मैं सिखाऊंगा सिर्फ कैन से रिलेटेड. यहाँ कैन से रिलेटेड मैं लिखूंगा, सभी को देखना है. नॉक्सिन हमने वर्ड को लिखा है यहाँ पे कैन. अब कैन क्या क्या है? ये नाउन भी है और क्या है? मॉडल वर्ब भी है. और क्या है? ये मेन वर्ब भी है. मेन वर्ब को हम क्या बेस वर्ब भी लिख सकता हूँ. समझा? बेस वर्ब भी लिख रहा हूँ. ये क्या है? बेस वर्ब भी है. सी एक वर्ड क्या क्या 3 तरह से यूज होने वाला है. जिंदगी में सीख लेना. आपको कोई सिखाया नहीं होगा आज तक कैन का. सब कैन जाता है. आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक, आई कैन प्ले, आई कैन गो, इतने ही यूज करते हैं. लेकिन कैन का मैं अब क्या सिखाना हूँ? एज अ नाउन भी सिखाने वाला हूँ, मॉडल वर्ब भी सिखाने वाला हूँ और एज अ बेस वर्ब भी सिखाने वाला हूँ. गॉट इट? अब देखो नाउन में कैन का मतलब क्या होता है. इसका यहाँ पे हमने लिखा एज अ नाउन कैन. एज अ नाउन ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला मीनिंग इसका अ कंटेनर. चलो कंटेनर मैंने लिखा है. इसका क्या है? अ कंटेनर. कंटेनर मतलब डब्बा, जो है डब्बा होता है. कैन मतलब इसीलिए तो कैन बियर कहते हैं कि नहीं. अ कैन ऑफ कॉक, राइस कैन, मस्टर्ड ऑयल कैन, ऑयल कैन, अ कैन ऑफ बीम. कैन कैन डब्बा जो होता है ना. अ कैन ऑफ बियर, कैन बियर जो होता है नहीं, वो एक कैन अलग है. फिर वो CANE है. हाँ, लेकिन ये कैन जो कंटेनर वाला मैं बता रहा हूँ वो एक मैंने वो आपने वो कैन ऑफ कोक में आ गया. ये कैन अलग. ये आप सही बोला आपने. वो कैन का एक स्पेलिंग अलग है. ठीक है. हाँ, वो तो एक अलग होगा, उसका याद रखिएगा. कि एक्चुअली मैंने वो जो बोला ना वो गलत से मैंने बोल दिया. कैन ऑफ कॉक उसमें नहीं जाना है. ये कैन राइस कैन हो सकता है या कंटेनर जो है कंटेनर उसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है. आप जैसे टाइप करोगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा. कैन मतलब कंटेनर. गॉट इट? इतना याद रखना है. जैसे कि एक तीनों से मिलाकर एक था भी. कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन इफ़ यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन. तीनों को तीनों मैंने यूज़ किया. कैन यू मैंने मॉडल वर्ब देखो. कैन यू कैन वर्ब यूज़ किया. कैन यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन इफ़ यू कैन द कैंडी कैन इन अ कैन. मैं लिख भी दूंगा, तीनों आ जाएगा उसमें. गॉट इट? सो यू सी हियर एज कैन एज अ कंटेनर. इतना याद रखना है. ओके. कोई भी चीज़ मान लो स्वीट्स है, रसगुल्लाज है, कुछ भी है. पुट द रसगुल्लाज इन अ कैन आप बोल सकते हो. जो डब्बा है ना उसको कैन बोल सकते हैं. हालांकि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको. कंटेनर यूज़ किया जाता है लेकिन ये नाउन में. तो इसका ज़्यादा मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, इतना समझ लेना आप. तो टाइम भी हमें सेव करना है. अब एज अ मॉडल वर्ब पहले ये वाला सीखते हैं. ओके. बेस वर्ब में अब ये इसका कहानी ख़त्म. ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा. बेस वर्ब में इसका देखो आप. कैन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हेलो, कैंड थर्ड फॉर्म कैंड. बेस वर्ब में 3 फॉर्म होता है ना. बेस वर्ब में 3 फॉर्म्स होता है ना. जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गन, लिव, लिव्ड, लिव्ड. उसी तरह से कैन, कैंड, कैंड. अब मीनिंग क्या है समझ लो आप. कैन का मीनिंग क्या होता है एज अ बेस वर्ब. कैन एज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो फर्स्ट मीनिंग क्या है वो समझ लो आप. इसका मीनिंग है, हाँ पहले बोला ना, पहली बार मिलेगा मुझसे अभी.
क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर सिखाता हूँ। आपको कहीं मिल जाएगा कैन अलग मीनिंग में और आप जबरदस्ती कैन का दूसरा मीनिंग निकालोगे तो कहाँ समझ में आएगा। अब कैन का मीनिंग है टू प्रिजर्व समथिंग स्पेशली, लिखो लिखो फटाफट आप लोग, स्पेशली लिक्विड फूड by putting it into in a can, see ये इसका मीनिंग है टू प्रिजर्व। प्रिजर्व होता है इसका, कैन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व करना। टू प्रिजर्व समथिंग स्पेशली लिक्विड फूड, लिक्विड फूड को, जैसे जूस हो गया, कोई आपका लिक्विड फॉर रसगुल्ला टाइप का जूस, हनी हो गया, ओके ये सब। तो बाय पुटिंग इट इन अ कैन, कैन मतलब कंटेनर में रखना, तो ये एक्टिविटी है, वर्ब है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कैन द हनी प्लीज। कैन द हनी प्लीज का मतलब क्या है, हनी को कंटेनर में रख दो। कोई आपने कंटेनर दिखा रहा है, प्लीज कैन इट, और वहां पे अगर आपने बोल दिया कैन you can you can the honey please, सर पोर का जैसा हो क्या? नहीं रखना, प्रिजर्व करना। प्रिजर्व का मतलब होता है संग्रह करना, अभी रख दो, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगा तो खाएंगे उसको। प्रिजर्व करना, या दुकान में जो फैक्ट्री से जब वहाँ से पैकिंग होके आ रहा है तो भी तो प्रिजर्व कर रहे हैं ना उसको, प्रिजर्व करके फिर दुकान तक आ रहा है, कैन में पैक होकर आ रहा है, हम खरीदते हैं फिर। सो यहाँ पे कैन यू, कैन ये है मेन वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब है, और ये है मॉडल वर्ब। देखो ये मॉडल वर्ब है, कैन यू कैन। अभी मॉडल वर्ब मैं सिखाऊंगा एक एक करके। कैन यू कैन द पुडिंग, पुडिंग कोई स्वीट आहार, कैन यू कैन द पुडिंग, या कुछ भी हनी, कुछ भी आप। कैन यू कैन द पुडिंग मतलब कैन यू प्रिजर्व। कैन मीन्स व्हाट, कैन यू प्रिजर्व द पुडिंग। कहाँ प्रिजर्व करूँ, कैन यू प्रिजर्व द पुडिंग इन अ कंटेनर। लेकिन शॉर्टकट इतना लंबा क्यों बोलेंगे, शॉर्टकट बोल दिया ना हमने, कैन यू कैन इट, मतलब कैन यू पुट इट, नहीं तो पूरा डिफिनेशन बोलो। कैन यू प्रिजर्व इट बाय पुटिंग इट इन दिस कंटेनर, डिफिनेशन बोल दिया हमने। तो क्यों डिफिनेशन बोलेंगे, कैन यू प्रिजर्व इट बाय पुटिंग इट इन ए कंटेनर, उसके जगह में कैन यू कैन इट बोल दिया, शॉर्टकट। तो इतना ध्यान में रखना है कि ये कैन का मतलब प्रिजर्व होता है, स्पेशली लिक्विड फूड बाय पुटिंग इट इन अ कंटेनर। क्लियर यहाँ तक। और एक कैन का मीनिंग है जो कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, फिर ये लिख लो आप लोग, फटाफट लिखो, आप लिख लो। कैन का सीख के जाओ। हाँ कौन कैन का, हम कैन का ही सीखेंगे। और एक मीनिंग है कैन का, राइट डाउन, डू फास्ट। कैन यू कैन द पुडिंग। अरे पुडिंग का मतलब जो होता है ना, पुडिंग बेकरी में भी, शॉप में भी मिलता है। पुडिंग मतलब स्वीट, आपका ये मिठाई, जैसे कभी कभी तो पुडिंग का मतलब ऐसा भी मिल जाएगा आपको, जो खीर है ना, खीर जैसा। तो इंग्लिश में पुडिंग का मतलब आपको एवरबेक में यहीं पे है रेस्टोरेंट, वहाँ पे भी जाओगे तो पुडिंग मिलेगा। तो वहाँ पे मिठाई टाइप का, लिक्विड टाइप का कुछ पुडिंग, जो खीर को भी पुडिंग कहा जाता है। इस तरीके का पुडिंग एक डिश है, मतलब खाने वाला, थोड़ा सा लिक्विड टाइप का। एग्जैक्ट मैं कैसे बताऊं, क्योंकि कई चीज़ उसमें आ जाता है पुडिंग में। ऐसे आप पुडिंग का देखोगे तो खीर भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक एवरबेक है, वहाँ पे जाओगे पुडिंग, तो पुडिंग वहाँ में थोड़ा क्रीम टाइप का, क्रीम व्रीम लगाकर वहाँ पे बनाया गया है एक पुडिंग खाने के लिए। वन डे यू कैन एंटर एंड यू कैन बाय द पुडिंग एट एवरबेक, देन यू कम टू नो दैट। अदरवाइज यू टाइप द वर्ड पुडिंग द गूगल, तो पता चल जाएगा। क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि एक मीनिंग नहीं होता, कई खाना निकल जाएंगे इस पर। ओके, पुडिंग लिखो, हनी लिखो, कुछ भी लिखो, जूस लिखो आप, यानी के अंदर जूस भी बोल सकते हैं आप। So today we are going to learn only about the can. So let me erase this. Next meaning of can, see here. Second meaning of can as a verb.
एज अ वर्ब सेकेंड मीनिंग क्या होता है? टू फायर, टू फायर या तो डिसमिस या तो सैक somebody from his job। इसका मीनिंग ये है किसी को नौकरी से निकाल देना, डिसमिस कर देना, फायर कर देना। यह जो सैक आप देख रहे हो, ये सैक का मतलब, एक्चुअल सैक का मतलब जो नाउन में होता है उसका मतलब बोरी होता है। बोरी, बोरा बोलते हैं ना, बोरा, बस्ता, समझ में बस्ता बोलते हैं ना, बोरा, वो होता है। लेकिन एज अ वर्ब में निकाल देना होता है, काम से निकाल देना होता है। सैक मीन्स, सो कैन का मतलब सेकेंड मीनिंग है टू फायर, डिसमिस, सैक समबडी फ्रॉम हिज जॉब। तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर ये कहना है, सो यू विल बी कैंड, यू विल बी कैंड या तो फायर्ड, यू विल बी कैंड, फायर्ड, डिसमिस्ड, कुछ भी, ये एक ही मीनिंग है। कैंड का मतलब क्या है? टू फायर, डिसमिस एंड सैक, मतलब एक ही है, सिनोनिम्स वर्ड है। डिसमिस कर देना, नौकरी से निकाल देना, इसका मीनिंग होता है कैन का। सेकेंड मीनिंग जैसे आप अभी इधर हो तो आप अपने पापा के लिए आप क्या हो? बेटा हो। अपने दोस्त के लिए एक दोस्त हो। शादी कर लिया तो अपने दूसरे के लिए, एक लड़की के लिए आप उसका हस्बैंड हो, या गर्लफ्रेंड होगी तो उसके लिए बॉयफ्रेंड हो। एक्चुअल में तो पवन तो अकेला है ना, है ना? आप अभी दीक्षिता हो, आप तो अकेले हो, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हो। किसी के लिए भांजी हो, किसी के लिए भतीजी हो, किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए कुछ और हो। आर यू गेटिंग मी? तो उसी तरह से ये जो कैन है, इस जगह में क्या काम कर रहा है? प्रिजर्व का काम कर रहा है। यही कैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये फायर, डिसमिस, सैक का काम कर रहा है। मुझे कुछ लोग ऐसा कहते हैं, सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कैन कौन सा जगह में क्या काम कर रहा है? तो मैं बता रहा हूँ आपको, सिचुएशन बोले सिचुएशन, तो मुझे एग्जाम्पल देना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। देखिए, ये FLOUR, इसका ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फ्लावर। क्या है? फ्लावर। और मैंने यहाँ पे फूल का भी यहाँ पे लिखा फ्लावर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, जाकर आप लोग चेक कर लेना। फ्लावर। तो मुझे बोलते हैं सर हमें, हाँ, फ्लावर वो अमेरिकन में चला जाएगा, आर लिखेंगे तो आप, वो भी सही है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। आर जैसे फ्लावर बोला ना तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हो गया। सिर्फ फ्लावर बोला तो आर को साइलेंट कर दिया तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो ये दोनों में हम बोल सकते हैं, अमेरिकन में भी। और एक इंडियन में फ्लोर है, फ्लोर इंडियन प्रोनाउंसिएशन में। ये आटा का, ये आटा है, और ये क्या है? फ्लावर। ये प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही है। तो मुझे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या बोल रहा है? यू टेल मी। आप राशन दुकान में जाएंगे और राशन दुकान में जाकर आप बोलेंगे मे आई हैव 2 किलोज ऑफ फ्लावर प्लीज। तो राशन दुकान वाला क्या समझेगा बताइए? 2 केजी आटा समझेगा ना। फूल का तो दुकान नहीं है कि वो फूल देगा आपको। और फूल का दुकान में जाकर बोलेंगे मे आई हैव 2 किलोज ऑफ, या मैं 2 फ्लावर्स, कुछ भी, तो फूल का दुकान वाला आटा तो नहीं समझेगा, वो क्या समझेगा? फ्लावर ही समझेगा ना। तो ये है, सिचुएशन क्लियर कर देता है कि कौन सी बात किया जा रहा है, कौन से कैन का बात। अब आप बोल रहे हैं कैन द जूस प्लीज, तो यहाँ पे नौकरी के निकालने की बात नहीं हो रहा है ना। अब जूस को क्या नौकरी से निकालेगा वो जूस को ही नौकरी से क्या निकालेगा? उसको थोड़ी पेमेंट देता है जूस को। जूस को तो पेट में डालना है, फिर पेट से निकलेगा, फिर बाहर निकलेगा, जहाँ से आया तो वहाँ जाएगा, फिर प्रकृति में जाएगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे कैन का मतलब नौकरी। यू विल बी कैंड मतलब यू विल बी फायर्ड। 2 मीनिंग पता चल गया। अब कैन का जो थर्ड है मॉडल वर्ब, ये देखो, ये मैंने समझा दिया आपको, ये वाला भी क्लियर कर दिया। क्लियर हुआ? सभी का क्लियर हुआ? ये वाला बेस वर्ब, यही तो बेस वर्ब है, कैन, कैंड। बेस वर्ब यानी हमेशा थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड द फर्स्ट फॉर्म, द सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है। गॉट इट? और उसके बाद में नाउन में तो बस एक मीनिंग बताया, कंटेनर, एज ए कंटेनर। अब रह गया एज अ मॉडल वर्ब, ये भी हो गया। तो मॉडल वर्ब में आप सभी को मीनिंग तो पता ही होगा, जो कि सब लोग प्राय यूज़ करते रहते हैं। तो इसका मॉडल वर्ब में 3 मीनिंग होता है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, फटाफट ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा टाइम हो गया। सो एज अ मॉडल वर्ब हम कैन को देख रहे हैं। तो पहला मीनिंग है, बताइए आप लोग क्या है पहला मीनिंग? जब भी हम एबिलिटी और
कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हेलो, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट एबिलिटी और कैपेसिटी। तो एबिलिटी और कैपेसिटी में, एबिलिटी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, कर रहे हैं ना। कैन यू लिफ्ट मी, मुझे उठा सकते हो, तो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास कैपेसिटी है। कैन यू बाय दिस कार, मतलब तुम्हारे पास कैपेसिटी है इतना पैसा खरीदने का। यहाँ में एबिलिटी की बात नहीं किया जा रहा है, कैन यू बाय दिस कार, कैपेसिटी की बात हो रही है। एबिलिटी कुछ परफॉर्म करने की बात हो गया। एबिलिटी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू पास द एग्जाम, कैन यू राइट दिस, कैन यू परफॉर्म ऑन द स्टेज, कैन यू डांस, ये एबिलिटी की बात कर रहे हैं ना हम। थोड़ा सा डिफरेंस है ना कैपेसिटी और एबिलिटी में, इसलिए तो और लिखा मैंने। अथवा कैपेसिटी में बोलता है ना, उसका कैपेसिटी है ये घर खरीदने का, एबिलिटी के तो नहीं ना। एबिलिटी है खरीदने का, एबिलिटी है उसके पास, क्या जाके बात कर सकता है, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर सकता है, एबिलिटी है सब कुछ करने का, लेकिन उसका पैसा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है खरीदने के लिए। तुम्हारा कैपेसिटी है क्या डांस करने का, ये कैपेसिटी की बात है। तुम्हारी एबिलिटी, कैपेसिटी है मुझे डांस करने का उस बड़े स्टेज पे, डांस इंडिया डांस में जाके कैपेसिटी है, क्योंकि सारे बड़े लोगों से मेरा जान पहचान है, पैसा भी बहुत है, ठीक है मेरा कैपेसिटी है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे स्टेज पे डांस करने की एबिलिटी है कि नहीं, एबिलिटी है कि नहीं? कैन यू डांस, नहीं। कैपेसिटी तो है, कैपेसिटी और एबिलिटी में समझ में आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं कैपेसिटी एबिलिटी दोनों एक ही है, इसीलिए तो एग्जांपल पहले ही दिया। कैन यू लिफ्ट, कैपेसिटी की बात हो रहा है, कैन यू लिफ्ट, इसमें एबिलिटी की क्या बात, योग्यता की बात नहीं हो रहा है ना, क्षमता की बात हो रहा है। क्षमता और योग्यता दो चीज़ें होगी ना। तुम्हारी क्षमता है क्या ऐसी उठाने की, मतलब ताकत है, कैपेसिटी है। एबिलिटी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसमें एबिलिटी की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है। गॉट इट? तो इसके एग्जाम्पल मैंने काफ़ी दे दिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड, या यू कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड मीनिंग कैन का होता है इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, बस इतना ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। इनफॉर्मल परमिशन के लिए हमें कैन यूज़ करना है, यानी कि कैन भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मे भी यूज़ होता है, तो मे फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है, कैन इनफॉर्मल परमिशन के लिए। कैन आई कम इन सर, एक्चुअली कैन जो है इनफॉर्मल है। कैन मस्ट बी यूज विथ योर फ्रेंड्स, मतलब ऑफिस में यूज़ नहीं होनी चाहिए, दोस्तों के साथ होनी चाहिए, घर पे यूज हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ होनी चाहिए। ऑफिस में आना है, क्लासरूम में, मैं कम इन सर, मैं गो आउट सर, कोई ऑफिस में जाना है तो मैं यूज़ कीजिए। कैन जो है दोस्तों के साथ यूज़ कीजिए, कहीं भी यूज़ कीजिए। आप किसी दोस्त के घर में गया तो दोस्त ने अंदर है, हेलो वेयर आर यू इनसाइड, यस कैन आई कम इनसाइड, दोस्त है ना, कैन आई कम इनसाइड। अगर कोई ऑफिसर है, मे आई कम इनसाइड सर, या ऑफिस में गया, मे आई कम इनसाइड सर, बात समझ में आ रही है? तो मैं यूज़ करना है फॉर्मल में, मैं सिखाऊंगा, मैं कभी सारे यूजेस, लेकिन कैन का इनफॉर्मल में। क्लियर? और एक कैन है, वो कैन तीन है, देखो इसका तीन, मॉडल वर्ब में तीन यूज होता है। इसका मीनिंग है जब पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, प्रोबेबिलिटी। मुझे ग्रामर सिखाने के लिए पूरा इधर सेट है, मुझे किताब की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसे समझा दूंगा तो आपके दिमाग में घुस जाएगा, ये याद रहेगा, क्योंकि मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरे एग्जांपल्स भी रिकॉर्ड हो रही है, और साथ साथ आपके जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है साथ ही साथ उससे दूर भी कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए। अब कैसे संभावना दिखाने के लिए, जैसे कि कैन इट बी ट्रू, मिला है कि नहीं ये सेंटेंस, कैन इट बी ट्रू, ये ट्रू हो सकता है क्या। अब हो सकता का बात आ गया ना, तो हो सकना मतलब संभावना की बात की जा रही है। कैन इट बी ट्रू, एक संभावना दिखाया जा रहा है। तो जब भी हम संभावना दिखा के बात करना चाहते हैं, वहां पे हम कैन यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कैन का हमने कितना सीखा, एज अ नाउन, उसका मतलब क्या होता है, अ कंटेनर। एंड द सेकेंड वन व्हाट वी हैव लर्नड एज अ मेन वर्ब, बेस वर्ब, कैन, कैंट। द फर्स्ट definition what I said, to preserve something especially liquid by putting it in a container. And the second definition what I said,
टू फायर, डिसमिस एंड सैक, नौकरी से निकाल देना, ये हो गया हमारा मेन वर्ब से। एंड एज अ मॉडल वर्ब हमने क्या बताया? एज अ मॉडल वर्ब 3 बताया। एक है आपका पहला मीनिंग एबिलिटी और कैपेसिटी की जब बात करेंगे तो कैन यूज़ करना है। काफ़ी एग्जांपल्स भी मैंने बताया, ऑलरेडी आई टोल्ड यू सो मेनी एग्जांपल्स। एंड द सेकंड वन व्हाट इज सेड, इनफॉर्मल परमिशन। एंड द थर्ड वन इज टू शो प्रोबेबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। कैन इट बी ट्रू, ऐसा हो सकता है क्या, ये सही हो सकता है क्या, संभावना की बात है। तो हम जैसे मे इट बी ट्रू, जस्ट कैन इट बी ट्रू। गॉट इट, याद रहेगी ना ये। तो कैन 3 तरह से यूज होता है, एज अ मॉडल वर्ब, एज अ नाउन और एज अ बेस वर्ब। बात समझ में आई? इसी तरह से डू भी यूज होता है, डू भी एज अ नाउन यूज होता है, डू भी एज अ मेन वर्ब यूज होता है और डू भी मॉडल वर्ब भी यूज होता है। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम, डू का भी सीखेंगे। विल भी एज अ मेन वर्ब, एज अ नाउन, एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है। नीड भी 3 यूज होता है, एज अ नाउन, एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मेन वर्ब होता है। डेयर भी 3 होता है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, एक एक करके। नहीं सीखेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी भी कॉन्फिडेंटली यूज नहीं कर पाएंगे। और मैं जो सिखा रहा हूँ इतने डिटेल में, आपको कहीं पता नहीं कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कैसे सीखा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं कि टीचर से नहीं सीखा हूँ, पर्सनली मैं डिक्शनरी ले लेकर बहुत डिक्शनरी से भी सीखा, क्योंकि इतना डिटेल में कोई ग्रामर की किताब में भी आपको नहीं मिलेगा सब चीज़ें। क्योंकि ग्रामर की किताब में भी ऐसा मुझे इतना डिटेल में नहीं मिला, मैं सब डिक्शनरी का डिफिनेशन पढ़ के यहाँ पे सेट हो गया मेरी। More than 10 years I have taught English. That's why things are already stored into my subconscious mind. And not only from grammar, मैं जनरल लुसेंट इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ा, उसके बाद रेन एंड मार्टिन का पढ़ा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड उसको पढ़ाया, मैंने पहले पढ़ाया भी था इंग्लिश सब्जेक्ट से, वो सब भी पढ़ा। डिक्शनरी से पूरा उसको नोट्स को पढ़ा, डिफिनेशंस को पढ़ा, एक एक को, एक एक का मीनिंग क्या होता है। इसीलिए नहीं तो मैं कैसे बोल दूँगा कि वुड का 14 मीनिंग होता है, हैव का 20 से भी ज़्यादा मीनिंग होता है। अब मैं फटाफट अभी खड़ा के खड़ा बोलते चला जाऊंगा आपको अभी के अभी। यू वॉन्ट बी एबल टू कैच मी इफ आई टेल ऑल द 14 डिफिनेशंस ऑफ वुड। लेकिन मैं उतना स्पीड नहीं बोलूँगा, आराम से बोलूँगा, धीरे धीरे बोलूँगा, आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे स्पीड बोलने से आपके जीवन में फ़र्क क्या पड़ेगा, आपको सीखना है, आपको बोलना है, यस और नो। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल सी यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो बाय बाय। ओके।